आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा उज़्मा ज़ैदी, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है द सोल अनाटमी। आज हम बात करेंगे सोल अनाटमी के बारे में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं अनाटमी के मायने क्या हैं। अनाटमी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं काटना या अलग करना। इससे मुराद इंसानों, जानवरों या पौधों के जिस्मानी ढांचे, आज़ा और बाफ्तों की साख्त और उनकी बाहमी तरतीब का साइंसी मुताला है। ये साइंस हमें बताती है कि जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ वाक़ हैं और उनका फंक्शन क्या है। इसी तरह गाइस, जब हम सोल अनाटमी की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हमारी सोल का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी सोल में कौन कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और हमारी सोल के उन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम ह्यूमन बीइंग्स की जो असल आइडेंटिफिकेशन है, हम इंसानों की जो असल पहचान है वो हमारी सोल है, हमारी रूह है। हम असल में एक सोल हैं। हमारी ये जो फिज़िकल बॉडी है, हमारी पहचान या हमारी हकीकत नहीं है। हमारी ये फिज़िकल बॉडी तो एक्चुअली में हमारी इस अर्थ प्लैनेट का एक लिबास है जो हमें अल्लाह ताला ने उस वक्त तक के लिए पहनने के लिए दिया है जब तक हमने इस अर्थ प्लैनेट पर रहना है। तो उस वक्त तक के लिए हमारी सोल को इस फिज़िकल लिबास में रहना है। जो हमारा फिज़िकल बॉडी है वो हमारा फिज़िकल लिबास है। और जो हमारी असल पहचान है गाइस, वो हमारी सोल है, हमारी रूह है, जो अपनी ज़ात में एक सिंगल कॉन्शसनेस है, जो अपनी ज़ात में एक यूनिट कॉन्शसनेस है। और हमारी सोल जो इन्फिनिटी कॉन्शसनेस का एक छोटा सा जुज है, एक छोटा सा हिस्सा है। यानी हम इंसानों की सोल अल्लाह ही के नूर का एक छोटा सा हिस्सा है। हम इंसानों की सोल अल्लाह ही के नूर का एक छोटा सा जुज है। अल्लाह इन्फिनिटी कॉन्शसनेस है और हम अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है। हमारी सोल अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है। हमारी फिजिकल बॉडी इसी अर्थ प्लैनेट की मट्टी से लेकर बनाई गई है, मगर हमारी सोल जो एनर्जी है, हमारी सोल जो नूर है, हमारी सोल जो रोशनी है, हमारी सोल जो लाइट है, हमारी सोल हायर डायमेंशन से आई है। ज़मीन के जिस हिस्से से मिट्टी लेकर हमारी फिजिकल बॉडी बनाई गई है, बाद मरने के हमारी फिजिकल बॉडी को उसी ज़मीन में दफना दिया जाएगा और डीकम्पोज के प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारी फिजिकल बॉडी फिर से उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाएगी। मगर हमारी सोल जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली जाएगी, या तो सज़ा काटने या जज़ा पाने। इसी के लिए किसी शायर ने कहा, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सो वीवर्स, हम बात कर रहे थे सोल अनाटमी की। सोल अनाटमी हमें बताती है कि एक सोल के पास बेसिकली 3 बॉडीज होती हैं। गाइस, जब एक बच्चे की सोल अभी बतन मादर में होती है और अभी दुनिया में उस बच्चे की विलादत नहीं हुई होती, तो शयातीन बतन मादर ही में उस बच्चे की सोल पर अटैक करते हैं और उसकी सोल का कनेक्शन डिवाइन एनर्जी से और यूनिवर्सल एनर्जी से ख़त्म करके उसके सेल्फ को, उस बच्चे की सेल्फ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 3 हिस्से, बॉडी, सोल, स्पिरिट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इंसान की सोल पर, एक बच्चे की सोल पर, एक इंसान ह्यूमन बीइंग के बच्चे की सोल पर जब शैतान अटैक करता है तो अटैक करने के बाद उसके सेल्फ को वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, बॉडी, सोल और स्पिरिट में डिवाइड कर देता है। बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी होती है, सोल, और फिर सोल के दो हिस्सों में डिवाइड करता है शैतान। एक सोल का सोल सेल्फ वाला पार्ट कहलाता है और दूसरा सोल का स्पिरिट सेल्फ वाला पार्ट कहलाता है।
तो गाइस हमारी पहली बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी होती है। हमारी जो पहली बॉडी होती है वो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, यानी हमारा जिस्म, जिसे 3D बॉडी या ह्यूमन अनाटॉमी या फिर ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। यानी हमारा वो जिस्म जिससे हम कॉन्शियसली चीज़ों को देख सकते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त, ये हमारा फिजिकल बॉडी है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है। हमारी इस फिजिकल बॉडी में बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, स्किन होती है, सीएनएस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज होती हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यानी जो हमारा इस 3D वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड का लिबास है वो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, जिससे अभी हम देख पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर हमारा सोल अनाटॉमी बताती है सोल बॉडीज के बारे में। यानी शैतान जब हम इंसानों की सोल पर अटैक करता है तो वो हमारी सोल जो वननेस में होती है, हमारी सोल जो यूनाइट होती है, शैतान उस पर अटैक करके उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है सोल को। सोल का एक पार्ट सोल सेल्फ कहलाता है, सोल का दूसरा पार्ट स्पिरिट सेल्फ कहलाता है, जिसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि शैतान ने जब हम इंसानों की सोल पर अटैक किया तो उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सेल्फ को, बॉडी, फिजिकल बॉडी, सोल, और सोल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सोल सेल्फ और स्पिरिट सेल्फ। तो गाइस सोल अनाटॉमी हमारी दूसरी बॉडीज के बारे में जो बात करती है वो है हमारी सोल सेल्फ, जिसे हम जो हमारी सोल अनाटॉमी हमारी दूसरी बॉडी, पहली बॉडी तो हमारी फिजिकल बॉडी हो गई, दूसरी बॉडी हमारी सोल सेल्फ बॉडी है। सोल सेल्फ बॉडी को हम सोल सेल्फ भी कहते हैं, सोल बॉडी भी कहते हैं, सबटल बॉडी भी कहते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं, और मैं इसे कार्मिक सोल बॉडी भी कहती हूँ। और तीसरी बॉडी जो स्पिरिट सेल्फ है, इसे स्पिरिट बॉडी भी कहते हैं, इसे डिवाइन सेल्फ भी कहते हैं, इसे हायर सेल्फ भी कहते हैं, इसे मोनाडिक बॉडी भी कहते हैं, और इसे लाइट बॉडी भी कहते हैं। तो सोल अनाटॉमी हमें बताती है कि एक जिस्म के पास बेसिकली 3 बॉडीज होती हैं। मगर गाइस आज की जो मेडिकल साइंस है वो अभी तक हमारी फिजिकल बॉडी का ही इल्म हासिल कर सकी है। मेडिकल साइंस को बाकी 2 बॉडीज का इल्म अभी तक नहीं है। हालांकि सदियों से इंसान रूह के इल्म के बारे में जानने की जुस्तजू कर रहा है। इस इल्म के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म और सूफीज़म को प्रमोट किया जाना चाहिए। औलिया अल्लाह की तालीमात की तरफ रुजू करने और इल्म रूहानियत की तरफ राग़िब होने से ही हम अपनी सोल को और सोल के फंक्शंस को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सोल के इन दोनों हिस्सों के बारे में। सोल के इन दोनों हिस्सों के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। सोल बॉडी जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। पहले मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगी सोल की ये जो 2 पार्ट हैं, हमारा सोल सेल्फ और स्पिरिट सेल्फ, इसकी बारे में बात करूंगी। तो हमारी बॉडी में सोल के इन दोनों हिस्सों की अनाटॉमी क्या है और इनका फंक्शन क्या है, आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। सो गाइस हमारी पहली बॉडी होती है हमारी फिजिकल बॉडी। हमारी पहली बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी होती है, जबकि हमारी दूसरी बॉडी होती है सोल सेल्फ, जिसे मैंने आपको बताया कि सोल बॉडी भी कहते हैं, सबटल बॉडी भी कहते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं, और मैं इसे कार्मिक सोल बॉडी कहती हूँ। तो गाइस हमारी सोल बॉडी, हमारी जो सोल बॉडी है हमारी ये सोल बॉडी 7 तरीके के जिस्मों पर मुश्तमिल होती है, 7 तरीके की बॉडीज पर मुश्तमिल होती है, और ये 7 बॉडी 7 चक्रास से जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि ये 7 जिस्म 7 डायमेंशनल हैं। ये 7 जिस्म 7 डायमेंशनल हैं
यानी ये एक मल्टी डायमेंशनल सोल अनाटमी कहलाती है। हमारी जो सोल बॉडी है वो एक मल्टी डायमेंशनल सोल अनाटमी कहलाती है, क्योंकि इसके पास 7 बॉडीज हैं और 7 चक्रास से 7 बॉडीज जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि हमारी सोल बॉडी या हमारा सोल सेट के अंदर जो 7 बॉडीज हैं उनका कनेक्शन सातों आसमानों से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल सोल अनाटमी भी कहते हैं, या फिर इसे 7 डायमेंशनल सोल अनाटमी भी कहा जाता है। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा, वो आलम मजबूर है तू आलम आज़ाद। यानी ये जो कायनात है गाइस, ये आलम मजबूर है। कायनात की अपनी कोई फ्री विल नहीं है, बस अल्लाह ने जिस चीज़ को जिस काम पर लगा दिया वो वही कर रही है। मगर इकबाल कह रहे हैं कि ए इंसान तू आलम आज़ाद है, यानी अल्लाह ने तुझे फ्री विल देकर भेजा है। तू इंसान तू अपनी फ्री विल से खुद अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकता है, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकता है। और तेरी यही फ्री विल ए इंसान तुझे आलम आज़ाद बनाती है, और तेरी यही फ्री विल ए इंसान तुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। इसीलिए इकबाल ने कहा, ना तू ज़मीन के लिए है ना तू आसमां के लिए है, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। सो गाइज, हमारी सोल सेल्फ के पास 7 बॉडीज और होती हैं। ये जो हमारी सोल सेल्फ का पार्ट है इसके पास 7 बॉडीज और होती हैं, और हर बॉडी का कनेक्शन एक एक आसमान के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी हमारी सोल बॉडी की हर बॉडी का कनेक्शन इन सातों आसमानों वाली कायनात से जुड़ा हुआ है, जो अल्लाह मैंने 7 आसमानों वाली कायनात बनाई है। तो हमारी सोल बॉडी की जो पहली बॉडी होती है, हमारी जो सोल सेल्फ है या सोल बॉडी है, इसकी जो पहली बॉडी होती है वो है इथरिक बॉडी। इथरिक बॉडी ये फर्स्ट डायमेंशन से कनेक्ट करती है। फर्स्ट डायमेंशन यानी 1D से 1 डायमेंशन से कनेक्ट करती है, यानी पहले आसमान से कनेक्ट करती है। ये बॉडी पहले आसमान से जुड़ी हुई है, और ये हमारे रूट चक्रा से हम कनेक्ट करती है। हमारा रूट चक्रा जो स्पाइनल कोड के इख्तिताम पर होता है, जहाँ से हम बैठते हैं वहाँ हमारा रूट चक्रा होता है। ये इथरिक बॉडी जो सोल सेल्फ की पहली बॉडी है, इथरिक बॉडी, ये 1 डायमेंशन यानी पहले आसमान से कनेक्ट करती है और रूट चक्रा से कनेक्ट करती है। हमारी सोल बॉडीज़ के वो जो मेजर चक्रास 12 चक्रास हैं हमारी सोल बॉडीज़ के, वो सारे के सारे 12 चक्रास इसी इथरिक बॉडी में होते हैं, और वो हमारी स्पाइनल कोड पर मौजूद होते हैं। वो लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, वो लोग जो सोल जर्नी पर होते हैं, वो लोग जो चक्रास असेंशन जर्नी पर जाते हैं, यानी जो मेडिटेशन करते हैं, जो लोग 14-14 10-10 घंटे इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, वो अपनी फिजिकल बॉडी में अपनी इन सोल बॉडीज़ को भी फील कर सकते हैं और अपने चक्रास को भी फील कर सकते हैं। मगर जो आम लोग हैं, जिनके चक्रास लॉक्ड हैं, जिनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, जो आम लोग हैं, जिनकी सोल अभी सोई हुई हैं, वो उन्हें ना वो अपनी बॉडी फिजिकल बॉडी में ना तो इन 7 बॉडीज़ को फील कर सकते हैं और ना ही वो इन चक्रास को फील कर सकते हैं। हमारी सोल बॉडी की दूसरी बॉडी होती है गाइस इमोशनल बॉडी। ये देख सकते हैं आप यहाँ, हमारी सोल सेल्फ की, हमारी सोल बॉडी की जो दूसरी बॉडी है वो है इमोशनल बॉडी। और इमोशनल बॉडी जो 2D या 2 डायमेंशनल है, यानी हमारी इमोशनल बॉडी का कनेक्शन दूसरे आसमान के साथ जुड़ा हुआ है। इस बॉडी में हमारे सारे इमोशंस होते हैं, अब चाहे वो इमोशन हमारे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल, खुशी है, गमी है, दुख, दर्द, तकलीफ़, हसरत, यास, हसद, बुग़्ज़, कीना, कुदूरत, अदावत, नफ़रत, दुश्मनी, हकारत, गुस्सा, लालच, डर, खौफ, बुज़दिली, बेवकूफ़ी, चालाकी, अय्यारी, मक्कारी, हसरत, हिर्स व हवीस, बेईमानी, ईमानदारी, नाउम्मीद और नाउम्मीदी, प्यार, मोहब्बत, चाहत, हमदर्दी, वफ़ा, बेवफ़ाई, शुजाअत, सखावत, हौसला, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी। तो ये तमाम तरह के इमोशंस हमारी सोल की दूसरी बॉडी यानी इमोशनल बॉडी में होते हैं, इस इमोशनल बॉडी में होते हैं। और ये बॉडी जुड़ी हुई होती है हमारे सेक्रल चक्रा से, सेकंड चक्रा से, सेक्रल चक्रा से जुड़ी होती है, और सेकंड आसमान से, दूसरे आसमान से इसका कनेक्शन होता है हमारी इमोशनल बॉडी का।
गाइस हमारी बॉडी का जो तीसरा जिस्म है, हमारी सोल सेल्फ का, सोल बॉडी का जो तीसरी बॉडी है, थर्ड बॉडी है, वो है मेंटल बॉडी। ये वो है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी यानी हमारी सोच, हमारे थॉट्स, हमारी कॉन्शसनेस, हम अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, हमारी फिक्र, हमारा तदब्बुर, हमारा तफक्कुर, हमारे थॉट्स डीप लेवल के हैं या सरफेस लेवल के हैं। हमारी सोल की ये मेंटल बॉडी थर्ड थर्ड डायमेंशनल है, यानी कि तीसरे आसमान से इसका कनेक्शन होता है, और ये हमारे तीसरे चक्रा यानी सोलर प्लेक्सिस चक्रा से कनेक्ट करती है। गाइस अब मैं बात करूंगी हमारी सोल बॉडी की चौथी बॉडी, और चौथी बॉडी होती है एस्ट्रल बॉडी, जो फोर्थ डी यानी फोर्थ डायमेंशनल है, फोर्थ डायमेंशन से कनेक्ट करती है, यानी कि चौथे आसमान से इसका कनेक्शन होता है, और ये हमारे हार्ट चक्र से जुड़ी हुई होती है, हार्ट चक्र से हमारी जुड़ी हुई होती है। और ये एस्ट्रल बॉडी, पहले जो मैंने 3 बॉडीज आपको अभी बताई हैं, एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये जो हमारी एस्ट्रल बॉडी चौथी बॉडी है, सोल की चौथी बॉडी, ये जो 3 बॉडीज मैंने आपको ऊपर बताई हैं, इन तीनों बॉडीज का मिक्सचर है ये एस्ट्रल बॉडी। यानी ये तीनों बॉडीज मिलकर जो बॉडी बनाती है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है। ये तीनों बॉडीज इस एस्ट्रल बॉडी में बॉडी के कवर में रहती हैं। ठीक है, ये बॉडी एस्ट्रल प्लेन में, ये एस्ट्रल बॉडी जो होती है एस्ट्रल प्लेन में जाने के लिए होती है। अभी एस्ट्रल प्लेन क्या होता है? एस्ट्रल प्लेन हमारी आउटर बॉडी एक्सपीरियंस होता है, वहाँ जाने के लिए एस्ट्रल बॉडी होती है। अब एस्ट्रल प्लेन यानी ख्वाबों की दुनिया, यानी जब हम सो रहे होते हैं और सोते वक्त हम अपने ख्वाबों की दुनिया में जहाँ फिर रहे होते हैं, वो एस्ट्रल प्लेन होता है। यानी ख्वाबों में हमारी फिजिकल बॉडी एस्ट्रल प्लेन में नहीं जाती, जो हमारी फिजिकल बॉडी ये एस्ट्रल प्लेन में नहीं जाती ख्वाबों में, बल्कि ख्वाबों में हम जहाँ जाते हैं, ख्वाबों की दुनिया में हम जहाँ फिर रहे होते हैं, वहाँ हमारी एस्ट्रल बॉडी जाती है, ये वाली बॉडी जाती है। और ये बॉडी इन तीनों बॉडी से मिलकर बनती है, तो ये बॉडी हमारी एस्ट्रल प्लेन में जाती है, ख्वाबों की दुनिया में जाती है। कुछ लोग जो हैं वो मेडिटेशन के दौरान भी एस्ट्रल प्लेन में चले जाते हैं, मगर जो लोग मुत्तकी और परहेजगार होते हैं वो जागती आंखों से भी एस्ट्रल प्लेन में जा सकते हैं अपने विजन्स के ज़रिए। तो ऊपर की जो मैंने चार सोल बॉडीज़ को मेंशन किया है अभी, ये जो ऊपर की 4 सोल बॉडीज़ हैं, एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ये चारों बॉडीज़ वैसी ही दिखाई देती है जैसी हमारी फिजिकल बॉडी दिखाई देती है। जैसी हमारी फिजिकल बॉडी है, ये ऊपर की चारों बॉडीज़ भी ऐसी फिजिकल बॉडी जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन गाइस अब मैं जो नीचे वाली 3 सोल बॉडीज़ की बात करने जा रही हूँ, तो ये ऊपर वाली चारों बॉडीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। नीचे वाली 3 बॉडीज इन ऊपर वाली चारों बॉडीज से डिफरेंट होती हैं। तो 5वीं बॉडी जो हमारी सोल बॉडी की, जो हमारी सोल सेल्फ की 5वीं बॉडी है, वो है इथरिक टेम्पलेट। ये 5D यानी 5th डायमेंशन से जुड़ी हुई है, यानी 5वें आसमान से इसका ताल्लुक होता है, और ये हमारे 5वें चक्र यानी थॉरट चक्र से जुड़ी हुई है। 5वें चक्र यानी थॉरट चक्र से इसका ये कनेक्ट करती है, और हमारा थॉरट चक्र इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हम बात कैसे करते हैं, यानी हमारी आवाज़ और लहजे का उतार चढ़ाव, हम सच बोलते हैं या बात बात में झूठ बोलते हैं, हम सामने वाले को क्या अपनी बात समझा पाते हैं, सामने वाला जो है वो क्या हमें सीरियस होकर सुनता है, और हम अपने हर तरह के जज्बात, एहसासात और ख़यालात को कम्युनिकेट कर पाते हैं, या डर, खौफ और घबराहट तारी रहती है हम पर। हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारा थॉरट चक्र हमें बताता है, और हमारी ये इथरिक टेम्पलेट बॉडी बताती है। गाइस इसके बाद आती है हमारी 6th बॉडी, जो है सेलेस्टियल बॉडी। हमारी सोल सेल्फ की 6 बॉडी आती है, सेलेस्टियल बॉडी। ये 6D यानी 6 डायमेंशन से जुड़ी हुई होती है, यानी छठे आसमान के साथ इसका कनेक्शन होता है, और ये हमारे 3rd आई चक्र से कनेक्टेड करती है।
थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड करती है। तो जब हमारी सोल की ये वाली बॉडी एक्टिवेट होती है और हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है तो हम सामने वाले के बातिन को देख सकते हैं। इसकी उसकी आँखों, उसके चेहरे और उसकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हम उसको अंदर तक स्कैन कर सकते हैं और उसके ट्रू इंटेंशन को जान सकते हैं, उसकी हिडन थॉट्स को पढ़ सकते हैं, दीवार के पीछे क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं, सामने वाले के दिल में हमारे लिए क्या डीप डाउन थॉट्स और इमोशंस हैं हम उसे रीड कर सकते हैं। किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे इलाके में क्या हो रहा है हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं, हम अपनी बातनी आँख से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम अगर हमारी ये वाला चक्र, थर्ड आई चक्र और हमारी सेलेस्टियल बॉडी एक्टिवेट हो तो। इसके बाद गाइस हमारी सोल सेल्फ की या सोल बॉडी की 7वीं बॉडी आती है, जो लास्ट बॉडी है वो है 7th बॉडी और वो है कैथरिक बॉडी। कैथरिक बॉडी, इस बॉडी कनेक्शन 7D यानी 7 डायमेंशन से होता है, यानी कि 7वें आसमान से कनेक्टेड होती है ये बॉडी। और ये बॉडी हमारे क्राउन चक्र से जुड़ी हुई होती है। ये 7th बॉडी हमारे क्राउन चक्र से जुड़ी हुई थी। जब हमारी ये कैथरिक बॉडी एक्टिवेट होती है और हमारा क्राउन चक्र भी एक्टिवेट होता है तो हम यूनिवर्सल कॉन्शसनेस यानी यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं, यानी हम डिवाइन एनर्जी से, अल्लाह ताला से की एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। हम अल्लाह की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आने वाले मैसेजेस को, आने वाले SMS को अपने क्राउन चक्र की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इन पैगामात को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अल्लाह और यूनिवर्स हमें क्या पैगाम देना चाहता है। गाइस ये बिल्कुल ऐसे ही कि जिस तरीके से अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह और सूफ़ी और बुजुर्गान दीन अल्लाह की तरफ से आने वाले मैसेजेस को समझ जाया करते थे, क्योंकि उनका हार्ट चक्र, उनका थर्ड आई चक्र, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता था। ये जो नीचे की 3 जिस्म है गाइस, ये जो नीचे की 3 बॉडीज़ हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, कैथरिक टेम्पलेट 5D थॉरट चक्र से जुड़ी होती है, सेलेस्टियल बॉडी 6D थर्ड आई चक्र से जुड़ी होती है और कैथरिक बॉडी 7D यानी क्राउन चक्र से जुड़ी होती है। तो ये जो नीचे के 3 जिस्म हैं हमारी सोल सेल्फ की, हमारी सोल बॉडी के, बहुत कम लोग होते हैं जो इन तीनों बॉडीज से कनेक्टेड होते हैं, जिनके ये तीनों जिस्म एक्टिवेट होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। ये तीनों जिस्म जो है नीचे वाले, ये उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब आपका हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, तब ये तीनों जिस्म एक्टिवेट होंगे। अदरवाइज ये तीनों जिस्म तमाम इंसानों में डीएक्टिवेट रहते हैं, सोते रहते हैं। शैतान ने इन्हें सुलाया हुआ है ताकि इंसान गफलत, गुमराही और हलाकत में पड़ा रहे और इसी गफलत और इसी गुमराही में इंसान इस दुनिया से वापस चला जाए। इस वक्त हमारे अर्थ प्लैनेट की 90 से 95% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी सोल बॉडीज़ की ये सातों के सातों जिस्म डीएक्टिवेट हैं। उनके ये सातों के सातों जिस्म डीएक्टिवेट हैं। शैतान ने इन्हें गहरी नींद में सुला रखा है, जिसकी वजह से हमारी सोल बॉडी के सातों जिस्म अल्लाह से और यूनिवर्सल एनर्जी से डिस्कनेक्टेड हैं और शैतान की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। हमारे अर्थ प्लैनेट की सिर्फ 5% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी ये 7 बॉडीज़ एक्टिवेट हैं और वो अल्लाह से और यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं वो लोग, जो 5% ओनली 5% पॉपुलेशन ऐसी है। तो आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन 5% लोग हैं जिनकी ये 7 की 7 बॉडीज़ एक्टिवेट होती हैं और वो डिवाइन एनर्जी से और यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं? तो गाइज वो 5% लोग की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो वो आयतुल्लाह इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके अतराफ़ के हल्के के लोग हैं, या फिर आप अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल सत्तार एदी जैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनके ये 7 के 7 चक्रात और ये 7 की 7 बॉडीज़ जो होती हैं एक्टिवेट होती हैं। गाइस ये नीचे वाले जो 3 जिस्म हैं, ये जो नीचे वाले 3 जिस्म हैं, बॉडीज़ हैं, ये ऊपर वाले चारों बॉडीज़ जो एस्ट्रल बॉडी वाली बॉडीज़ हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये वाले जिस्म इन जिस्मों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यानी इन बॉडीज़ की एनर्जी
इन बॉडीज़ की एनर्जी इन बॉडीज़ से बिल्कुल अलग 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 होती हैं। अलग अलग होती है इन द सेंस के ऊपर वाले जो ये चारों जिस्म हैं इनकी एनर्जी लो एनर्जी होती है, क्योंकि ये लोअर डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं। मगर ये जो नीचे वाले 3 जिस्म हैं इनकी एनर्जी हाई एनर्जी होती है, क्योंकि ये हायर डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं। नीचे वाले तीनों जिस्म खुद को बदल सकते हैं। जो नीचे वाले तीनों जिस्म हैं ये खुद को बदल सकते हैं, रियल सेल्फ में बदल सकते हैं। मगर जो ऊपर वाले चारों जिस्म हैं ये वैसे ही दिखते हैं जैसे हमारी फिजिकल बॉडी या हमारी ह्यूमन बॉडी दिखती है, वैसे ही दिखते हैं ये। आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल आपकी सोल ने एक बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी में जन्म लिया, तो दूसरे जिस्म में पैदा होने के साथ ही आपकी सोल की ऊपर वाली ये चारों बॉडीज़ अपनी नई बॉडी के हिसाब से खुद को बदल लेंगी, अपनी नई बॉडी के हिसाब से बदल जाएंगी। मगर नीचे वाली जो 3 बॉडीज़ हैं ये वैसी ही की वैसी रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाली तीनों बॉडीज़ हायर एनर्जीज वाली बॉडीज़ हैं। इनका कनेक्शन हायर डायमेंशन के साथ होता है, यानी अल्लाह और यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो ऊपर वाली 4 बॉडीज़ हैं इनका कनेक्शन लोअर डायमेंशन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी लोअर डायमेंशन यानी शैतानों की दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो गाइज ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है ये कार्मिक लोगों की सोल का स्ट्रक्चर बताया है। वो लोग जो इस वक्त 90 से 95% पॉपुलेशन जो हमारी है अर्थ प्लैनेट की, 90 से 95% पॉपुलेशन अर्थ प्लैनेट की जो इस वक्त है, वो ये लोग जिनकी एनर्जी शैतान की एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, जिनकी सोल को शैतान ने अपने कंट्रोल में लेकर अपना स्लेव बना लिया है। तो ये स्ट्रक्चर उनकी सोल का बताया है मैंने कि जो लोग कार्मिक लोग हैं जिनकी एनर्जी शैतान की एनर्जी से जुड़ी हुई है, तो उनकी जो इथरिक बॉडी है जो 1 डायमेंशन है, मैंने आपको बताया कि अगर वो मोमिन होगा, अगर इंसान मोमिन है तो उसकी इथरिक बॉडी 1D यानी पहले आसमान से जुड़ी होगी। लेकिन अगर वो कार्मिक है तो 1D से मुराद यहाँ पर शैतानों की दुनिया है। अगर इसी तरह अगर हम इमोशनल बॉडी की बात करें तो अगर आप मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, तो यहाँ 2D से मुराद दूसरा आसमान है कि आपकी ये वाली बॉडी दूसरे आसमान से कनेक्ट करती है। लेकिन अगर आप कार्मिक हैं तो यहाँ 2D से मुराद शैतानों की दुनिया है। इसी तरह अगर हम मेंटल बॉडी की बात करें, अगर आप मोमिन, मुत्तकी और परहेजगार हैं तो 3D से मुराद यहाँ आपकी मुराद ये कि आपकी ये वाली बॉडी तीसरे आसमान से कनेक्ट करती है, तीसरे आसमान से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप कार्मिक हैं तो यहाँ 3D से मुराद शैतानों की दुनिया, यानी ये आपका फिजिकल वर्ल्ड, ये हमारी दुनिया, ये शैतानों की दुनिया है। मोमिन कार्मिक के लिए शैतानों की दुनिया ये हमारा 3D वर्ल्ड, और मोमिन और मुत्तकी और परहेजगारों के लिए हमारा 3D वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड हमारा ये दुनिया जन्नत है मोमिन के लिए, मुत्तकी के लिए। इस तरह अगर हम एस्ट्रल बॉडी की बात करते हैं तो 4D से मुराद यहाँ पर अगर मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार शख्स है तो 4D से मुराद यहाँ चौथा आसमान है कि उसकी बॉडी, ये वाली बॉडी चौथे आसमान से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर कार्मिक है, अगर आप कार्मिक हैं तो यहाँ 4D से मुराद शैतानों की दुनिया है। ठीक है। इसी तरह इथरिक टेम्पलेट है। इथरिक टेम्पलेट आपकी जो बॉडी, अगर आप मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार हैं तो यहाँ 5D से मुराद 5वां आसमान है। लेकिन अगर आप कार्मिक हैं तो फिर ये वाली बॉडी आपकी शैतानों ने सुला दी है। ठीक है, सोई हुई है बॉडी, और इसका कनेक्शन शैतानों की दुनिया से ही समझ लें आप। फिर सेलेस्टियल बॉडी, अगर आप मोमिन है, मुत्तकी, परहेजगार है तो 6D से मुराद यहाँ छठा आसमान है, छठे आसमान के साथ कनेक्ट करती है बॉडी आपकी। लेकिन अगर आप कार्मिक है तो 6D से मुराद यहाँ शैतानों की दुनिया है। शैतानों की दुनिया मीन्स कि शैतान ने सुलाई हुई बॉडीज़। फिर कैथलिक बॉडी, अगर आप मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार है तो इसका मतलब है कैथलिक बॉडी का ताल्लुक आपके 7वें आसमान से कनेक्ट करती है, क्या 7वें आसमान से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप कार्मिक हैं तो इसका मतलब है 7D से मुराद यहाँ पर शैतानों की दुनिया की, आपका कनेक्शन शैतानों की दुनिया के साथ है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको बताया कार्मिक की सोल, कार्मिक लोगों की सोल का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, और मोमिन, मुत्तकी और परहेजगार लोगों की सोल का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तो ये तो मैंने बात की हमारी सोल के पहले पार्ट की, सोल सेल्फ की या सोल बॉडी की, कि हमारी सोल सेल्फ के पास मज़ीद 7 बॉडीज़ और होती हैं।
अगर हम मोमिन मुत्तकी और परहेजगार हैं तो हमारी सोल सेल्फ वाले पार्ट के अंदर मौजूद ये 7 बॉडीज़ का कनेक्शन सातों आसमानों के साथ जुड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर हम कार्मिक हैं यानी हमारे जिस्म और रूह पर शैतान का कब्जा है, तो हमारी सोल सेल्फ की 7 बॉडीज़ में से शुरू में से जो 4 बॉडीज़ हैं इनका कनेक्शन शैतानों की दुनिया से जुड़ा हुआ होगा और शैतानों की दुनिया हमारे लिए जहन्नुम है। और ये जो बाकी की 3 नीचे वाली जो बॉडीज़ हैं कार्मिक लोगों में, शैतान ने इनका कनेक्शन आसमानों के साथ से ख़त्म करके इन्हें गहरी नींद में सुला दिया। इन वाली बॉडीज़ को गहरी नींद में सुला दिया एक शेल के अंदर बंद करके। सो गाइज, अब मैं बात करूंगी हमारी सोल के दूसरे पार्ट की। सोल का दूसरा पार्ट ये हमारा स्पिरिट सेल्फ वाला पार्ट है। सोल का दूसरा पार्ट अब मैं इसकी बात करूंगी कि हमारी सोल का दूसरा पार्ट जिसे हम हायर सेल्फ भी कहते हैं, स्पिरिट सेल्फ भी कहते हैं और मोनाडिक सेल्फ कहते हैं, लाइट बॉडी कहते हैं, जिसे डिवाइन सेल्फ भी कहते हैं। हमारी सोल के पास टोटल 12 बॉडीज़ होती हैं। हमारी एक सोल है और सोल के पास टोटल 12 बॉडीज़ हैं। 12 बॉडीज़ में से 7 बॉडीज़ सोल सेल्फ वाले पार्ट में आती हैं जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब कर दी हैं। और जब शैतान हमारी सोल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है तो 7 बॉडीज़ हमारी सोल सेल्फ वाले पार्ट में आ जाती है और 5 बॉडीज़ हमारी इस स्पिरिट सेल्फ वाले पार्ट में आ जाती हैं। ये स्पिरिट सेल्फ वाला पार्ट, इसमें 5 बॉडीज़ आती हैं और वो पांचों बॉडीज़ एक शेल के अंदर, ये पांचों बॉडीज़ एक शेल के अंदर बंद होती हैं। शैतान हमारी सोल पर जब अटैक करने के बाद इन पांचों बॉडीज़ को एक शेल के अंदर बंद करके इन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है, इन्हें गहरी नींद में भेज देता है और वो हमेशा सोए हुए रहते हैं। ये सारी बॉडीज़ और सोल का ये वाला पार्ट शैतानों की दुनिया में कैद होता है। और सोल की इस पार्ट में जो मज़ीद बॉडीज़ आती हैं वो है नंबर 8 पे हायर हार्ट बॉडी, जो 8 डायमेंशन से कनेक्ट करती है और 8 चक्रा से कनेक्ट करती है। फिर आती है निफिलियम बॉडी। निफिलियम बॉडी ये 9th डी यानी 9th डायमेंशन से कनेक्ट करती है और 9th चक्रा से कनेक्ट करती है। फिर आती है सोलर बॉडी, ये 10th डी यानी 10th चक्रा 10 डायमेंशन से और 10 चक्रा से कनेक्ट करती है। फिर 11 डी आती है लूनर बॉडी, ये 10 डायमेंशन से और 11 डायमेंशन से 11 और गैलेक्टिक चक्रा से कनेक्ट करती है। फिर आती है 12 बॉडी कॉस्मिक अवतार सेल्फ, ये 12 डायमेंशन से कनेक्ट करती है और स्टीलर गेटवे चक्रा से कनेक्ट करती है। तो गाइस, ये जितने भी हमारी सोल बॉडीज़ के हायर चक्रास हैं, ये जितनी भी हमारी हायर बॉडीज़ हैं और हायर चक्रास हैं, ये जितनी भी हायर सोल बॉडीज़ हैं, ये उसी वक्त अनलॉक होती हैं, उसी वक्त एक्टिवेट होती हैं जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर जाते हैं, जब हम सोल जर्नी पर जाते हैं, जब हम चक्रास एक्टिवेशन जर्नी पर जाते हैं, चक्रास असेंशन जर्नी की लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं। जब हम अपनी सोल जर्नी के लास्ट स्टेज पर जब हम पहुंचते हैं, यानी जब हम अपनी सोल जर्नी की रीबर्थ वाले स्टेज पर पहुंचते हैं। हमारी सोल जर्नी का लास्ट स्टेज रीबर्थ वाला स्टेज कहलाता है। जब हम उस रीबर्थ वाले स्टेज पर पहुंचते हैं तब ये हायर बॉडीज़ ओपन होती हैं, अनलॉक होती हैं और ये चक्रास अनलॉक होते हैं। मगर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं हैं, जिनकी अवेकनिंग अभी नहीं हुई है, वो लोग जिनकी मटीरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस नहीं है, वो लोग जिनकी सोल शैतान की ग़ुलाम है और जिनकी सोल शैतानों की दुनियाओं में कैद है, उनकी ये हायर सोल बॉडी सोई हुई रहती है हमेशा। ये ऐसी ही सोई हुई रहती हैं जैसे एक बच्चे की सोल अपनी विलादत, अपनी पैदाइश से कब्ल अपनी माँ के बतन में सोई हुई रहती है। सोल की ये वाली सारी हायर बॉडीज़ एक शेल के अंदर बंद रहती हैं और हमेशा सोई हुई रहते हैं। शैतान आपकी सोल के इस पार्ट को आपके जिस्म से निकाल कर अपनी दुनिया में ले जाता है, जहां आपकी सोल के इस पार्ट के गले में आग का तोक और पैरों में आग की बेड़ियां और हाथों में आग की हथकड़ियां पहनाकर बड़े बड़े आग के पिंजरों में कैद कर दिया जाता है इस सोल को, और आपकी सोल को गहरी नींद में भेज दिया जाता है। उस पर गुनूदगी तारी कर दी जाती है ताकि वो जाग ना सके और फिर आपकी फिज़िकल बॉडी और आपका जो कॉन्शियस माइंड है, इस पर भी शैतान का कंट्रोल होता है और वो शैतान आपकी फ़िज़िकल बॉडी और आपकी सोल का रेप करते हैं।
शैतानों की इस दुनिया में आग ही इंसानों का ओढ़ना और आग ही इंसानों का बिछोना होती है, और आग ही इंसानों को खाने और पीने के लिए दी जाती है। सो गाइस, हमारी सोल सेल्फ की हमारी सोल सेल्फ, ये वाली जो हमारी सोल सेल्फ है, हमारी सोल सेल्फ की मैंने आपको बताया कि शैतान बतन मादर में जब किसी बच्चे की सोल पर अटैक करता है तो उसकी सोल जो वननेस में होती उसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। सोल का एक पार्ट सोल सेल्फ कहलाता है, सोल का दूसरा पार्ट स्पिरिट सेल्फ कहलाता है। तो मैं इस वीडियो में सोल के पहले वाले पार्ट की बात करूँगी। मैं इस वीडियो में सोल के इस वाले पार्ट की बात करूँगी जिसे हम सोल बॉडी भी कहते हैं, सब्टल बॉडी भी कहते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं, और मैं इसे कार्मिक सोल बॉडी भी कहती हूँ। तो हमारी सोल का जो ये वाला पार्ट है, जो मैंने आपको इसकी बॉडीज़ अभी 7 बॉडीज़ आपको एक्सप्लेन की हैं। तो गाइस, जिस तरह हमारी फिजिकल बॉडी को हमारी जो सोल सेल्फ की जो 7 बॉडीज़ हैं और इनके ये 7 चक्रास से कनेक्ट करती हैं, जिस तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी को हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिंदा रखे हुए होता है, इसी तरह हमारी सोल बॉडीज़ में सोल नर्व्स और सोल फाइबर्स होती हैं जिन्हें नाड़ीज़ कहते हैं, और इन नाड़ीज़ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सर्कुलेट करते हैं। ये आप नाड़ीज़ देख पा रहे होंगे। हमारी सोल सेल्फ के अंदर भी, हमारी सोल बॉडीज़ के अंदर नाड़ी सिस्टम होता है। इन नाड़ीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सर्कुलेट करते हैं जिसकी वजह से हमारी सोल जिंदा रहती है। मगर हमारी सोल में इन नाड़ीज़ का वही फंक्शन होता है, इन नाड़ीज़ का हमारी सोल बॉडीज़ में वही फंक्शन होता है जो हमारी फिजिकल बॉडी में CNS सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। जो फंक्शन हमारी फिजिकल बॉडी में इन सिस्टम्स का होता है वही फंक्शन हमारी सोल बॉडीज़ के अंदर इन नाड़ीज़ का होता है। जिस तरह हमारा CNS सिस्टम, जिस तरह से हमारे CNS सिस्टम में यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं, और हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में शरियाने, वरीदें, आर्टरीज, कैपलरीज, वेन्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन सिस्टम्स के इन सिस्टम का यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का और CNS सिस्टम का ब्लूप्रिंट हमारा ये नाड़ी सिस्टम होता है। हमारी फिजिकल बॉडी में जो CNS सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन दोनों सिस्टम का ब्लूप्रिंट हमारा ये नाड़ी सिस्टम होता है। सोल बॉडीज के अंदर नाड़ी सिस्टम होता है, ठीक है। हमारी सोल हमारी ये नाड़ी ये नाड़ी सोल नर्व्स या सोल फाइबर्स कहलाती हैं, और हमारी सोल के अंदर इनका अलग अलग नाम होता है और अपना और अलग अलग काम होता है। इन नाड़ीज़ के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और मैग्नेटिक सिग्नल्स ट्रांसमिट करते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, इसी तरह हमारी सोल बॉडी की नाड़ी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैग्नेटिक सिग्नल सर्कुलेट करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। गाइस, हमारी सोल की नाड़ी सिस्टम में 2 नाड़ीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, 2 नाड़ीज़ बहुत मेन होती हैं। इन दोनों नाड़ीज़ में एक का नाम इंगला नाड़ी होता है और एक का नाम पिंगला नाड़ी होता है। देखें आप, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर इंगला नाड़ी होती है और हमारे राइट हैंड साइड पर पिंगला नाड़ी होती है। ये 2 मेन नाड़ीज़ होती हैं हमारी सोल बॉडीज़ की, 2 मेन नाड़ीज़ होती हैं। जो हमारी राइट हैंड साइड है, अगर मैं इसकी बात करूं, यह जो हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमारी राइट हैंड साइड होती है वो हमारी पिंगला साइड कहलाती है। हमारी पिंगला साइड कहलाती है, राइट हैंड साइड हमारी सोल की पिंगला साइड कहलाती है, और ये मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। हमारी पिंगला साइड जो है वो मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और इस साइड में हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करते हैं। इस वाली साइड में जो हमारी लेफ्ट साइड होती है, ये वाली जो साइड है हमारी, ये लेफ्ट साइड, यहाँ पिंगला नाड़ी प्रेजेंट करती है, यहाँ पिंगला नाड़ी होती है, सॉरी इंगला नाड़ी प्रेजेंट करती है, और ये साइड फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और इस नाड़ी में
मैग्नेटिक सिग्नल फ्लो करते हैं। हमारी सोल की जो दोनों अहम नाड़ीज हैं, इंगला और पिंगला नाड़ी, हिंदुइज्म में इन्हें इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी कहते हैं, जबकि तिब्बत और चाइना में इन्हें ताई और ची के नाम से जाना जाता है। ये वाली साइड ताई कहलाती है तिब्बत और चाइना में, और ये वाली साइड ची कहलाती है। और तिब्बत और चाइना में इन्हें टू ड्रैगन्स के नाम से भी पुकारा जाता है। पिंगला साइड को रेड ड्रैगन्स के नाम से पुकारा जाता है, और इंगला साइड को ब्लू ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अलग अलग रिलीजन में इन्हें मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, इन दोनों नाड़ीज़ को। ये दोनों नाड़ीज़ हमारे थर्ड आई चक्रा के मकाम पर, जो हमारा थर्ड आई चक्रा जो है वो हमारी दोनों आईब्रो के दरमियान में होता है। हमारी आँखों, हमारी जो आईब्रो है उनके दरमियान में थर्ड आई चक्रा होता है। ये दोनों नाड़ीज़ जो है वो हमारे थर्ड आई चक्रा के मकाम पर एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, और हमारा थर्ड आई चक्रा नाक की सीध में हमारे दोनों आईब्रो के दरमियान में होता है। वहाँ पर ये दोनों नाड़ीज़ एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं। हमारे 12 सोल बॉडीज़, हमारी जो 12 सोल बॉडीज़ हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, ये 12 चक्रास से जुड़ी हुई हैं, और ये दोनों नाड़ीज़ इन 12 चक्रास के साथ कनेक्टेड होती हैं। दोनों नाड़ीज़ इन 12 चक्रास के साथ, जो हमारे स्पाइनल कोड के ऊपर होते हैं 12 चक्रास, उनके साथ ये दोनों नाड़ीज़ कनेक्ट करती हैं। इसी तरह दोनों नाड़ीज़ आगे चल के मज़ीद लातादाद छोटी छोटी बड़ी नाड़ीज़ के साथ कनेक्ट होती हैं, जो 12 सोल बॉडीज़ में फैली हुई होती हैं, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सिग्नल का फ्लो बनाती हैं तमाम सोल बॉडीज़ के अंदर। लेकिन गाइस, जब एक बच्चा बतन मादर में होता है और शैतान उस बच्चे की सोल पर अटैक करते हैं, ये वही शैतान होते हैं जो उस बच्चे के वालिदैन के साथ उनके गुनाहों और उनकी बुराइयों की वजह से उनके साथ अटैच हुए होते हैं, या फिर जनरेशन टू जनरेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल में जंप करते हुए आते हैं। तो ये वो शैतान होते हैं। तो जब एक बच्चा बतन मादर में होता है तो वही शैतान उस बच्चे की सोल पर स्टिक कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। तो शैतान के अटैक करने की वजह से ये दोनों नाड़ी, इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों नाड़ीज अपनी जगह से हट जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, यानी थर्ड आई चक्रा के मकाम से अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी भी दोनों अलग अलग हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, एनर्जीज भी सेपरेट हो जाती हैं। अल्लाह हर इंसान के अंदर, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, सबके अंदर 50% मस्कुलिन एनर्जी रखी है अल्लाह मियां ने, और 50% आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी रखी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। मगर शैतान के अटैक करने के बाद और इन नाड़ीज़ के डिस्कनेक्शन के बाद ये दोनों एनर्जीज भी सेपरेट हो जाती हैं हमारे अंदर, और इंसान के अंदर एनर्जीज का डिसबैलेंस और इम्बैलेंस हो जाता है। शैतान के अटैक करने के बाद ही आपका माइंड भी स्प्लिट हो जाता है, माइंड भी टूट जाता है। माइंड 3 हिस्सों में स्प्लिट होता है। माइंड का पहला हिस्सा कॉन्शियस माइंड कहलाता है, माइंड का दूसरा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है, और माइंड का तीसरा हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड कहलाता है। और जब एनर्जीज डिसबैलेंस होती हैं और ये नाड़ीज अपनी जगह से हटती हैं तो हमारी सोल और बॉडीज़ भी स्प्लिट हो जाती हैं, बॉडी अलग हो जाती है। और सोल, आपको पता है, मैंने आपको बताया, सोल हमारी 2 हिस्सों में स्प्लिट होती है, एक सोल सेल्फ पार्ट में और दूसरी स्पिरिट सेल्फ वाले पार्ट में डिस्कनेक्ट हो जाती है, सोल और स्प्लिट होती हैं। फ्रेंड्स, जब हमारी सोल की इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी स्प्लिट होती हैं, ये दोनों नाड़ी जब स्प्लिट हो जाती हैं तो हमारी बॉडी के 12 चक्रास जो हमारे स्पाइनल कोड के मकाम पर होते हैं, ये 12 चक्रास हमारे जो स्पाइनल कोड पर होते हैं, ये नाड़ी इन चक्रास के साथ मर्ज होती है। जब ये नाड़ीज अलग होती हैं दोनों, तो हमारे अंदर की मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी अलग हो जाती है, और इसकी वजह से माइंड और सोल भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन भी अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ड्यूअलिटी पर चला जाता है। यानी हमारा माइंड नॉन डुअलिटी वाली स्टेज से निकलकर डुअलिटी वाली स्टेज में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों के डिसीजन जो है वो अलग अलग हो रहे होते हैं। यानी अगर ज़िंदगी किसी भी मसले को लेकर आपका एक माइंड कुछ और कहता है तो दूसरा माइंड कुछ और कहता है। यानी आपकी ज़िंदगी के हर मसले को लेकर जगलिंग, आप ज़िंदगी के हर मसले को लेकर जगलिंग मोड पर आ जाते हैं।
आप सोचते हैं कि इस रास्ते पर जाऊं कि उस रास्ते पर जाऊं, ये काम करूं कि वो काम करूं, इस काम करने में मेरा फ़ायदा है कि उस काम को करने में मेरा फ़ायदा है। यानी हालत ऐसी हो जाती है माइंड के स्प्लिट होने से कि डिसीजन ही नहीं ले पाते आप। ज़िंदगी के हर मसले को लेकर क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये सब इस वजह से हो रहा होता है कि हमारे अंदर की एनर्जीज डिसबैलेंस हो चुकी हैं। हमारी सोल गुलाम है अब शैतान की, और अब हमारे डिसीजन पर हमारा इख्तियार नहीं है बल्कि शैतान का इख्तियार है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इन नाड़ीज़ के हटने की वजूहात की, कि आखिर इन नाड़ीज़ के स्प्लिट होने की वजूहात क्या हैं। तो इन नाड़ीज़ के स्प्लिट होने की बेसिकली 4 रीज़न हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। इन नाड़ीज़ के हटने की पहली वजह जो है वो है डीएनए पैरासाइट। वीवर्स, जो ह्यूमन डीएनए है वो 90% नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए है, यानी नॉन कोडिंग डीएनए है हमारा। 90% जो डीएनए है वो नॉन कोडिंग डीएनए है, यानी नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए होता है। इसके अंदर हमारे पेरेंट्स की तरफ से डीएनए पैरासाइट्स आते हैं हमारे अंदर। सबसे पहले जो डीएनए पैरासाइट्स हमारे वालिदैन से हमारे डीएनए में आते हैं वो हैं टिक। ये टिक की तरह के होते हैं। अब ये टिक्स क्या होते हैं, इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं कि आप अपनी पूरी बॉडी को अगर ऑब्जर्व करें तो आपकी बॉडी की स्किन पर जगह जगह गोल गोल गड्ढे से बने हुए होंगे। उनको देखकर ऐसा लगेगा जैसे वो जले के निशान है। उनका रंग लाइट ब्लैक भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है, वो आपकी बॉडी कलर के अकॉर्डिंग होगा। तो ये टिक पैरासाइट हमारे वालिदैन के डीएनए से हमारे डीएनए में कैसे ट्रेवल करते हैं कि जब बतन मादर में बच्चे के बनने का अमल शुरू होता है, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने लगती है, तो ये सारे टिकल्स या टिक बच्चे की सोल बॉडी के ऊपर वाली जो 3 बॉडीज़ हैं, ये सारे टिक ऊपर वाली तीनों बॉडीज़ में चले जाते हैं। ऊपर वाली तीनों बॉडीज़ मैंने आपको बताई है, इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी। इन तीनों बॉडीज़ में सारे टिक्स वालिदैन के डीएनए में से निकल के बच्चे की बॉडी में इन तीनों बॉडीज़ पर अटैक करते हैं, इन तीनों बॉडीज़ की नाड़ीज़ में चले जाते हैं। इन तीनों बॉडीज़ की नाड़ीज़ में जो सोल नर्व्स और सोल फाइबर्स हैं उनमें ये टिक्स चले जाते हैं और इन नाड़ीज़ को अंदर से डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, यानी खाना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की जो 2 मेन नाड़ीज़ हैं, इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये अपनी जगह से हट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जीज़ का सेपरेशन होता है और माइंड और सोल भी स्प्लिट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये टिकल्स या ये टिक्स डीएनए पैरासाइट्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत में रहने के दौरान और उस शजरा खबीसा का फल खाने के बाद से नस्ल आदम में नस्ल बनी नो इंसान में ह्यूमन डीएनए में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन से चौथी जनरेशन में होते होते आज की जनरेशन में पहुँचे हैं। और आज पूरी इंसानियत अर्थ प्लैनेट पर मौजूद 90 से 95% पॉपुलेशन इस जनरेशनल कर्ज से अफेक्टेड है। ज़मीन पर मौजूद सिर्फ 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस जनरेशनल कर्ज को, इस जनरेशनल डिजीज़ को अपनी फैमिली ब्लड लाइन से रिमूव कर चुकी है या फिर अभी इस प्रोसेस में है, रिमूव करने के प्रोसेस में है। सो गाइस, ये वो जनरेशनल डिजीज़ है, ये वो जनरेशनल कर्ज है जो जनरेशन टू जनरेशन इंसानों में चली आ रही है। लेकिन जो लोग चक्रात असेंशन जर्नी पर होते हैं, सोल जर्नी पर होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर होते हैं, या कुंडलिनी असेंशन जर्नी पर होते हैं, जो लोग, जब उनके अंदर की कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है और जब उनके अंदर की कुंडलिनी शक्ति 7वें चक्र यानी क्राउन चक्र जो हमारे सर के ऊपर होता है, जब हमारा 7वां चक्र एक्टिवेट होता है, हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, तब इस जर्नी में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में, इस सोल जर्नी में एक स्टेज ऐसी आती है जिसे इथरिक सर्जरी कहा जाता है। तो इस स्टेज के अंदर
इन टिक्स को या इन टिकल्स को, इन डीएनए पैरासाइट्स को हमारे ब्लड लाइन से हमेशा हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाता है। अब वो रिमूव कौन करता है? वो अल्लाह की तरफ से होता है, और ये सर्जरी फरिश्ते करते हैं। ये जो इथरिक सर्जरी की जाती है ये फरिश्ते करते हैं, जो हमारे अंदर से, हमारे ब्लड लाइन में से इन टिकल्स को रिमूव कर देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और ये काम फरिश्ते एस्ट्रल प्लेन में करते हैं, और इसे इथरिक सर्जरी भी कहा जाता है और इसे एस्ट्रल सर्जरी भी कहा जाता है। सो गाइस, अब मैं बात करूंगी कि हमारी सोल की जो इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी हैं, जब वो शैतान के अटैक करने से हमारी थर्ड आई चक्रा के मकाम से हट जाती हैं, दोनों नाड़ी स्प्लिट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, और हमारे अंदर की सोल नर्व्स और सोल फाइबर्स जिन्हें नाड़ीज कहते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसकी सेकंड रीज़न क्या होती है? इसकी सेकंड रीज़न ये होती है कि जब हमारे अंदर की इमोशनल बॉडी और हमारी मेंटल बॉडी, ये दोनों सोल बॉडीज जब हमारे अंदर की डैमेज होती हैं, इनकी नर्व्स, सोल नर्व्स और सोल फाइबर्स जिन्हें नाड़ीज कहते हैं वो डैमेज होती हैं, तो वो कैसे डैमेज होती है कि हमारे इमोशंस यानी हमारे जज्बात, एहसास और महसूसात और हमारी मेंटल बॉडी का ताल्लुक हमारी सोच, फिक्र, तफक्कुर, तदब्बुर हमारे थॉट से होता है। तो ये सोल बॉडी, तो सोल की ये दोनों बॉडीज, जो मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी, ये कब डैमेज होती है? कि ये इस वक्त डैमेज होती है कि जब हमें किसी ने इमोशनली या मेंटली या सेक्सुअली या फिजिकली अब्यूज़ किया हो, टॉर्चर किया हो या मैनिपुलेट किया हो, या कोई हमें फिजिकली मारता पीटता हो, गालियां देता हो, बुरा भला कहता हो, इंसल्ट करता हो, हमें डिसरेस्पेक्ट करता हो, हमें डीग्रेड करता हो, हमें डी वैल्यू करता हो, या ह्यूमिलेशन किया गया हो हमारा, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया हो, या फिर हिरासमेंट किया गया हो, वर्बल हरासमेंट किया गया हो, या सेक्सुअल हरासमेंट किया गया हो, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया हो, या फिर साइबर बुलिंग की गई हो, या रेप किया गया हो, तो आपका कोई हक है जो आपसे छीन लिया गया हो, तो जब किसी किस्म का जुल्म, जब ज्यादती, तशद्दुद, धोखा हमारे साथ होता है, तो हमारी रूह पर, हमारे दिल पर उसके गहरे गहरे जख्म बन जाते हैं, डीप वुंड्स बन जाते हैं। हमारी सोल और हमारी रूह अंदर से लहूलुहान होती है। हमें दिया गया वो दर्द, तकलीफ, दुख, पेन हमें बार बार हॉन्ट करता है, हमारे सर पर सवार रहता है, और हम उसको लेकर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी रूह और हमारे दिल पर वो ज़ख्म हमेशा हमारी रूह पर और हमारे दिल पर जो ज़ख्म लगे होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ताज़े रहते हैं, उनसे खून रिश्ता रहता है। जिन लोगों ने हमें वो ज़ख्म दिए होते हैं, अगर हम उन्हें फिज़िकली उनका कुछ बिगाड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं होती, तो अंदर ही अंदर उनके लिए हम नफ़रत, गुस्सा, कुदूरत, अदावत, दुश्मनी लेके बैठे होते हैं, ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं हम उनके लिए, जिन्होंने हमें पेन दिया होता है। मगर हम उन ज़ख्मों को, उन वुंड्स को हील नहीं करते, और उन इंसानों को, जिन इंसानों ने हमें वो पेन दिया होता है, उन्हें फॉरगिव नहीं करते, अपनी सोल और दिल के ज़ख्मों को भरने की कभी कोशिश नहीं करते, और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते हैं, उन हालात और उन वाक़यात को भुलाने की कोशिश करते हैं जो पेनफुल होते हैं हमारे लिए, और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। ना अपने ज़ख्मों को हील किया होता है हमने अपनी ज़िंदगी में, ना उन लोगों को हमने फॉरगिव किया होता है, और वो गम और गुस्सा अपने अंदर होल्ड करके बैठे रहते हैं। तो क्या होता है गाइस, ऐसे कि हमारी मेंटल बॉडी और हमारी इमोशनल बॉडी की जो सोल नर्व्स और जो सोल फाइबर्स हैं, यानी जो नाड़ीज़ हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अगर उन ज़ख्मों को उस टाइम पर हील ना किया जाए जिस वक्त वो हमें ज़ख्म मिले होते हैं, तो उन ज़ख्मों पर एस्ट्रल प्लेन के एस्ट्रल पैरासाइट आकर चिपक जाते हैं। दिल और रूह के ज़ख्मों को खुला देखकर ये एस्ट्रल प्लेन के पैरासाइट्स आकर उन ज़ख्मों के साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उन खुले हुए ज़ख्मों के ज़रिए से आपकी सोल की एनर्जीज़ को सक करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, एस्ट्रल पैरासाइट्स का भी अपना एक किंगडम होता है। जिस तरह से हमारी ज़मीन पर रहने वाले इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़ों, जरासीमों और वायरस का अपना एक किंगडम होता है, एक सल्तनत होती है, एक रियासत होती है, एक दुनिया होती है। कहा जाता है कि ऐसे ही एस्ट्रल पैरासाइट्स का भी अपना एक किंगडम होता है, अपनी एक दुनिया होती है। कुरान में सूरह इनाम
सूरा नंबर 6 और पारा नंबर 7 और आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है इसी हवाले से कि ज़मीन में जो चलने फिरने वाले हैवान या अपने दोनों परों से उड़ने वाले परिंदे हैं, उनकी भी तुम्हारी तरह जमातें हैं और सबके सब लोहे महफूज में मौजूद हैं। फिर सबके सब चरिंद हो या परिंद अपने परवरदिगार के हुजूर लाए जाएंगे। तो गाइस, ये एस्ट्रल पैरासाइट जो हमारे लिए इनविजिबल होते हैं, हम उन्हें अपनी नेकेड आई या ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते। जैसे ही उन्हें हमारी सोल के ज़ख्मों पर अटैक करने का मौका मिलता है तो वो हमारे वुंड्स पर जंप करते हैं और ये हमारी डैमेज सोल नर्व्स और सोल फाइबर्स जिन्हें नाड़ीज कहते हैं उन पर चिपक जाते हैं और उन्हें खाना शुरू कर देते हैं और सोल के वो ज़ख्म और ज़्यादा बड़े और गहरे होना शुरू हो जाएंगे और उनमें पस बनना शुरू हो जाएगी और हमें मेंटल और इमोशनल डिजीज़ और मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे। गाइस, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे जिस्म पर कोई ज़ख्म लगे और हम उसे हील करने, उसे क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं लगाएं और उसे ऐसे ही खुला छोड़ दें, तो उस जिस्म पर बैक्टीरिया या जरासीम अटैक कर देंगे। तो उस ज़ख्म पर, जिस ज़ख्म को हमने खुला छोड़ दिया और उस पर मेडिसिन नहीं लगाई है, उसको ट्रीट नहीं किया, उसको क्योर नहीं किया, तो उस पर बैक्टीरिया और जरासीम अटैक कर देंगे और वो ज़ख्म और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, गलना सड़ना शुरू हो जाएगा और हमारे लिए और ज़्यादा तकलीफ दे और अजियत और दर्द और पेन का बाइस बनेगा। तो सिमिलरली हमारी सोल और हमारे दिल पर लगे हुए जो ज़ख्म होते हैं, अगर हमने उन ज़ख्मों की हीलिंग का कोई सामान नहीं किया, उन्हें क्योर नहीं किया, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं किया, उनकी ट्रीटमेंट नहीं की, उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो एस्ट्रल प्लेन के एस्ट्रल पैरासाइट्स आकर उनके साथ चिपक जाएंगे, उन्हें और ज़्यादा डैमेज करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में इंसानों को मेंटल और इमोशनल डिजीज़ और डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी मेंटल बॉडी डैमेज है तो जितनी भी किस्म की अभी तक मेडिकल साइंस ने मेंटल डिजीज़ या डिसऑर्डर डिस्कवर की हैं, वो सब की सब आपको आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगी। इट्स लाइक साइकोसिस जिसमें शिज़ोफ्रेनिया आ जाता है, बाइपोलर डिजीज़ आ जाती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फटीग और लो एनर्जी, मूड डिसऑर्डर जिसमें मूड स्विंग्स आ जाते हैं, मूड्स चेंजिंग आ जाती हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे, ईटिंग डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे, आपको ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे, इंसोमीनिया हो जाएगा, आपको स्लीपिंग टू मच यानी बहुत ज़्यादा सोने की आदत हो जाएगी, लॉस ऑफ मेमोरीज़ के इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह अगर आपकी इमोशनल बॉडी डैमेज हुई है तो इमोशनल इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। इट्स लाइक एक्सेसिव फियर, एक्सेसिव वरीज, सैडनेस, होपलेसनेस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे ओसीडी कहा जाता है। इस तरह कोडिपेंडेंसी के इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, लव के लिए नीडी होना शुरू हो जाएंगे, सेक्स के लिए नीडी होना, रिलेशनशिप के लिए नीडी होना, अकेले ना रह पाना, तन्हा रहने से या तन्हा रह जाने से डर लगना, एंटी सोशल हो जाना, अल्कोहल एडिक्टेड हो जाना, ड्रग एडिक्टेड हो जाना, सेक्स एडिक्टेड हो जाना, पोनोलॉजी एडिक्टेड हो जाना, यानी कि हमारी बॉडी के सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। यानी तो गाइस, इस तरह के जो मैंने आपको थर्ड रीज़न बताया, सेकंड रीज़न बताइए, तो उसमें इस तरह की हमें मेंटल और इमोशनल डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो गाइस, अब मैं बात करूँगी तीसरी रीज़न की कि जिसकी वजह से हमारी इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी स्प्लिट हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी अंदर की मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी सेपरेट हो जाती है। तो थर्ड रीज़न है वो है द डेथ सील। ये डेथ सील एक सील होती है जिसे क्यूरिसिफिकेशन
क्रूसिफिकेशन, ये डेथ सील एक तरह की सील होती है जिसे क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट कहते हैं। ये इम्प्लांट, ये क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट, इस इम्प्लांट में हमारे दोनों शोल्डर्स पर एक एक कील शैतान ठोक देता है। हमारी जो सोल बॉडीज़ हैं उनके अंदर ये क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट लगे हुए होते हैं, उसे डेथ सील कहते हैं। और ये 2 इम्प्लांट होते हैं जो हमारे दोनों शोल्डर्स पर शैतान ने लगा दिए हैं। इन इम्प्लांट्स की वजह से बच्चे के पैदा होने के साथ ही इंसान की सोल बॉडीज़ और फिज़िकल बॉडी स्लोली डैमेज होना शुरू हो जाती है, और यानी कि हमारी बॉडी के सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक तो उसकी स्किन पर ग्लो और शाइन नहीं होता, स्किन चेहरा बेरौनक मुरझाया हुआ और स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क या बेरौनक सा होता है। और जिन बच्चों के अंदर ये चीज़ें इब्तदाई लम्हात में आप नोटिस नहीं करते, तो उन बच्चों में उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि शयातीन उनके अंदर घर कर चुके हैं और उनके जिस्म को अपना मस्कन बना चुके हैं। तो गाइस, ये जो डेथ्स, ये जो इम्प्लांट है वो डार्क फोर्सेस ने या नेगेटिव एंटिटीज़ ने, या जिन्हें डीमंस कहते हैं, जिन्हें शयातीन कहते हैं, ये क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट, ये जिसे डेथ सील कहते हैं, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शजरा खबीसा की तरफ माइल होने और उसका फल खा लेने के बाद से नस्ल आदम में, नस्ल इंसानी में शैतान ने लगा दिए थे। तो ये इम्प्लांट भी हज़रत आदम के बाद से नस्ल इंसानी में जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहा है और आज तक जारी है ये अमल। गाइस, हर इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, किसी मुल्क से ताल्लुक़ हो, किसी कौम, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, मगर चूँकि हम सब के सब इंसान नस्ल आदम है, औलाद आदम है, इसलिए इस इम्प्लांट से ये क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट, ये डेथ सील जो है वो तमाम इंसानों के अंदर नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, और तमाम इंसानियत, पूरी इंसानियत इस इम्प्लांट से अफेक्टेड है, और क़यामत तक ये आगे चलने वाली है अगर तमाम इंसानों ने मिलकर इसे अपने फैमिली ब्लड लाइन से हमेशा हमेशा के लिए रिमूव नहीं किया। गाइस, यही वो इम्प्लांट है जिसकी वजह से इंसानों की उम्रें कम होती जा रही हैं, यही वो इम्प्लांट है जिसकी वजह से इंसान एजिड हो जाते हैं, इंसानों की उम्रें बढ़ती हैं, और यही वो इम्प्लांट है जिसकी वजह से इंसानों को बीमारियां लगती हैं, बीमारियों में मुब्तला होते हैं इंसान, और यही वो इम्प्लांट है जिसकी वजह से इंसानों की हाइट कम होती जा रही है। वरना आप देखेंगे कि इब्तदाई ज़माने के जो अम्बिया थे, इब्तदाई ज़माने के जो इंसान थे, उनकी उम्रें हज़ार साल हुआ करती थी, उनकी हाइट देवकामत हुआ करती थी। मगर आज के इंसान की हालत को आप देख लें तो वो ये सब कुछ जो इंसान जो पस्ती की तरफ जा रहा है, इंसान की एज, इंसान के बॉडी फिज़िकल फीचर्स, बॉडी फीचर्स जो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह यही इम्प्लांट है, यही डेथ सील है जो शैतान ने हमारे दोनों शोल्डर्स पर लगाई हुई है। हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर सिर्फ 5% अफराद ऐसे हैं जो इन चीज़ों को समझ पाते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर जाते हैं, और इन इम्प्लांट्स को अपनी सोल जर्नी के लास्ट स्टेज में इस क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट को, इस डेथ सील को रिमूव कर पाते हैं, और अपने अंदर से और अपनी फैमिली ब्लड लाइन से भी इसको रिमूव कर पाते हैं। और ये इम्प्लांट भी फरिश्ते एस्ट्रल प्लेन में एस्ट्रल सर्जरी करके दोनों शोल्डर से रिमूव करते हैं, और इसी सर्जरी, और ये जो एस्ट्रल सर्जरी होती है जिसमें इस क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट को या इस डेथ सील को रिमूव किया जाता है फरिश्तों के ज़रिए, तो इसमें बहुत उस शख्स को जो ये काम करता है, जो इस सोल जर्नी पे जाता है, उसे बहुत पेनफुल, उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। फ्रेंड्स, ये डेथ सील और ये क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट वही इम्प्लांट है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने सूली चढ़ाया था, तो शैतान ने यहूदियों के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यही इम्प्लांट लगाया था कि जिसमें उन्हें एक सलेब पर चढ़ाकर उनके पैरों, हाथों और कंधों पर कीलें ठोक दी गई थी। उसे सलेब पर चढ़ाना या सूली चढ़ाना कहते हैं। गाइस, नाड़ीज़ के अपने मकाम से हटने की चौथी वजह है इथरिक कोर्स अटैचमेंट।
अगर आपकी किसी के साथ इथरिक कोड अटैचमेंट है, यानी अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, सेक्स रिलेशनशिप में है, तो फिर आप समझ लें कि आपका उस शख्स के साथ इथरिक कोड अटैचमेंट है। गाइस, यहाँ पर मेरी मुराद सेक्सुअल रिलेशनशिप से मुराद वो तमाम रिलेशनशिप हैं आप जो कि आपका अपने ट्विन फ्लेम, अपने हायर लेवल सोलमेट और अपने सोलमेट के अलावा किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में या कोडिपेंडेंसी के रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो मैं यहाँ उन रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। अब ये ट्विन फ्लेम क्या है? ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने आप पहले भी कई बार आपको बताया है कई वीडियोस में कि आपका ट्विन फ्लेम आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, आपका डिवाइन लव या डिवाइन लवर होता है, आपका ट्विन फ्लेम आपका डिवाइन अदर हाफ होता है, आपका ट्विन फ्लेम आपका डिवाइन बेटर हाफ होता है, आपका ट्विन फ्लेम आपका डिवाइन स्पाउस होता है, यानी आपकी सोल का साथी या आपकी रूह का आधा हिस्सा, उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। और इसी तरह सोलमेट भी होते हैं और हायर लेवल सोलमेट भी होते हैं। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम के साथ, अगर इनमें से किसी के साथ आपकी शादी हुई हुई है, यानी अगर आपकी अपने ट्विन फ्लेम से शादी हुई है, आपकी सोलमेट से शादी हुई है, आपके हायर लेवल सोलमेट से शादी हुई है, और अगर इनमें से किसी से शादी हुई है, तो आप उसके साथ एक सेक्स रिलेशनशिप में हैं, तो वो डिवाइन की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपको मिला है। ये रिलेशनशिप आपको डिवाइन की तरफ से मिला है। इस रिलेशनशिप की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। यहाँ जो मैं इथरिक कोड अटैचमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ कि उसमें आपका सेक्स रिलेशनशिप होता है किसी के साथ, तो मैं उन रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ जो 90 से 95% लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो डिवाइन की तरफ से नहीं मिला हुआ बल्कि शैतान की तरफ से मिला हुआ है। उन रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जो 90 से 95% लोग शैतान की तरफ से मिले हुए रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं। अब उन रिलेशनशिप में आपके कार्मिक हस्बैंड और कार्मिक वाइफ भी शामिल हैं, क्योंकि दुनिया की 95% आबादी ने कार्मिक लोगों से शादी की हुई है। तो इन रिलेशनशिप में आपके कार्मिक हस्बैंड और कार्मिक वाइफ भी आते हैं। इन रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशनशिप आते हैं, इनमें आपके लवर्स आ जाते हैं जिनके साथ आपका रोमांटिक या लव रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर आपके GF या BF भी आ जाते हैं, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जिनके साथ आपका रोमांटिकली अटैचमेंट होता है। इसके अलावा प्रॉस्टिट्यूट आ जाती हैं। इसके अलावा किसी के साथ नाजायज़ रिलेशनशिप है तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये तमाम किस्म के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि जो अगर आप अपनी लाइफ से इन रिलेशनशिप को जुदा करने की, अलग करने की कोशिश करें, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, ये ऐसी कोडिपेंडेंसी होती है। तो ये तमाम किस्म के जो रिलेशनशिप मैंने बताए हैं, इनके साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेक्स रिलेशनशिप वो है, तो आप समझ लें कि उनके साथ आपका इथरिक कोड अटैचमेंट है। यानी कि आपकी बॉडी के जो लोअर चक्रास हैं, जो तीन हैं, हमारे हार्ट चक्रा से नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं, जिसमें रूट चक्रा आ जाता है, सेक्रल चक्रा आता है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा आता है। तो ये जो हमारी बॉडी के जो नीचे के लोअर चक्रास हैं, तो इथरिक कोड अटैचमेंट, तो अगर आपकी इथरिक कोड अटैचमेंट किसी शख्स के साथ आपकी है, आपका, तो आप उस शख्स के साथ और उस शख्स का आपकी बॉडी के इन तीनों चक्रास के साथ कोड जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं, उस शख्स के साथ आपकी इथरिक कोड अटैचमेंट है, तो आप समझ लें उस शख्स की आपके साथ और आपकी उस शख्स के साथ जो नीचे के तीनों लोअर चक्रास हैं, उनके साथ उन चक्रास में कोड जुड़ी हुई है। एक इनविजिबल इथरिक कोड जुड़ी हुई है, या यूं कहिए कि वो शख्स आपके अंदर के तीनों लोअर चक्रास में और आप उसके अंदर के तीनों लोअर चक्रास में एक इनविजिबल एनर्जेटिक कोड डाल के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच हो गए हैं और आप एक
और आप एक दूसरे को चाह कर भी छोड़ नहीं पाते। जितना आप एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक इनविजिबल एनर्जेटिक कोड के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे इथरिक कोड अटैचमेंट कहा जाता है। जिस शख्स के साथ उस शख्स के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, और जाहिर है वो शख्स आपके लिए अब्यूज़िव है, वो शख्स नार्सिसिस्ट है, एनर्जी वैम्पायर है, और ये सारी बातें आप जानते भी हैं कि वो शख्स मेरे लिए ठीक नहीं है, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसके साथ मैं कनेक्शन फील करता हूँ। वो शख्स मेरे लिए एनर्जी वैम्पायर है, नार्सिसिस्ट है, अब्यूज़िव है। ये सब जानने के बावजूद भी आप उस शख्स से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उससे अपनी इथरी कोड कटिंग करना होगी, कोड प्लकिंग करना होगी, उन कोड्स को रिमूव करना होगा। अगर आप उन कोड्स को रिमूव नहीं कर पाते तो आपकी बॉडी के डैमेज तो आपकी जो बॉडी है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। जब आप उस शख्स के साथ खुद को फैंटेसाइज करेंगे, जब आप उस शख्स के साथ खुद को डे ड्रीमिंग करेंगे, जागती आंखों से खुद को उसके साथ इंटीमेट होता देखेंगे, तो आपके नीचे के जो तीनों चक्रास हैं, जो रूट चक्रा है, सेक्रल चक्रा है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये तीनों चक्रास के मकाम पर आपको हर वक्त पेन महसूस करेंगे, जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आपका किसी और काम में दिल नहीं लगेगा। आप हर वक्त उस शख्स के ख्यालात और तस्वुरात में खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे, और ये चीज़ आपको सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम और आपके गोल, आपकी एम्बिशंस और आपकी मंजिल से, आपके लाइफ टारगेट से आपको दूर करती चली जाएगी, आपको आपके सोल पर्पस से दूर करती चली जाएगी। और शैतान भी यही चाहता है कि आप इन्हीं चीज़ों में अटैच रहकर खुद को और ख़ुद के सोल पर्पस को, लाइफ पर्पस को भूल जाएं और उससे दूर हो जाएं। तो शैतान आपको जोड़े हुए है, इथरी कोड अटैचमेंट के ज़रिए शैतान आपको इन चीज़ों के साथ जोड़ा हुआ है। गाइस, इथरी कोड अटैचमेंट सिर्फ उन रिलेशनशिप के साथ नहीं होती जिनके साथ हम रोमांटिकली या सेक्सुअली अटैच होते हैं, बल्कि ये इथरिक कोड अटैचमेंट हमारी उन रिश्तों के साथ भी होती है जो प्लेटोनिक रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे चिल्ड्रंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेफ्यू नीस के साथ, रिलेटिव्स के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, के जिन रिश्तों को छोड़ते वक्त, जिन रिश्तों से अलग होते वक्त, जिन रिश्तों से दूर होते वक्त हमें तकलीफ़ होती है और हम उन्हें खुद से दूर होने देना नहीं चाहते, तो ये इथरिक कोड अटैचमेंट हमारी इन रिश्तों के साथ भी होती है। लेकिन गाइस, अगर हम थोड़ी देर के लिए मैदान करबला में चलें, योम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी, तो हम देखेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर का हर सिपाही, चाहे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दोस्त हो, भांजा हो, भतीजा हो, चाहे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हों, बेटियां हों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़दवाज मुताहरात हों, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भाभियां हों, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब हों या ग़ुलाम हो, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या 6 साल की बच्ची हो, या 18 साल का कड़ियल जवान हो, या 32 बरस का भाई हो, या 80 साल का बूढ़ा हो, या एक रात का दूल्हा और दुल्हन हो। मैदान करबला में हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में हमें हर शख्स ऐसा नज़र आता है कि जो इस इथरिक कोड अटैचमेंट से बिल्कुल पाक और मुबर्रा दिखाई दिया। हर शख्स अपनी जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोल पर्पस पर और इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए बेचैन नज़र आ रहा था। करबला में माएँ अपने बेटों को मक्तल गाह की तरफ भेजने के लिए सजाने संवारने में लगी हुई दिखाई देती हैं, तो नौजवान मौत को शहद से ज़्यादा शीरी तस्वुर कर रहे थे करबला के नौजवान। तो गाइस, इमाम हुसैन सलाम की 72 नुफूस और चंद बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल एक ऐसी फ़ौज थी जो हर तरह के इथरिक कोड अटैचमेंट से पाक थी, जो अपना सब कुछ कुर्बान करके जल्द अज जल्द अल्लाह ताला से मुलाकात करने की मुश्ताक थी। तो हमें भी इस 3D वर्ल्ड की हर मटीरियलिस्टिक चीज़ से और हर इंसान से अपनी इथरिक कोड अटैचमेंट को कट करना है, रिमूव करना है, उसके साथ चाहे हमारा कैसा भी रिश्ता हो।
उसके साथ हमारा कैसा भी रिश्ता हो तो हमें भी इन कोड्स को कट करना है। और गाइस अगर अभी ईरान में भी हम यही नज़ारा देखने को हमें मिल रहा है कि तमाम ईरानी इस्लाम को बचाने के लिए एक तरफ तो एक मुट्ठी हो गए हैं, दूसरी तरफ वो इस्लाम और कुफ्र की इस जंग में अपनी जान और अपना माल सब कुर्बान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी उनका सोल पर्पज़ अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ अल्लाह का दीन बचाना है, ना हमें अपनी औलाद बचानी है, ना हमें अपना माल बचाना है। इस्लाम बचाने के ईरानियों ने अपनी हर चीज़ दांव पर लगा दी है। यानी वो अपनी इथरिक कोड अटैचमेंट को रिमूव कर चुके हैं जो शैतान ने ह्यूमन ब्लड लाइन में लगाई हुई है ताकि इंसान हुब्बे दुनिया में मुब्तला रहे। हुब्बे दुनिया क्या है? हुब्बे दुनिया है माल और इंसानों की मोहब्बत में मुब्तला रहना। तो ईरानी रस्म शब्बीरी को अदा कर रहे हैं, मगर काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। तो गाइस इन तमाम किस्म के डैमेजेस से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि चक्रास पर वर्क करें, चक्रास को और सोल बॉडीज़ को एक्टिवेट करें, तमाम किस्म के एनर्जी वेम्पायर लोगों से कोड कटिंग करें। इसके लिए आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करना होगा। यानी आपको इन तमाम वजूहात से निजात हासिल करने के लिए कम अज़ कम 10 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटे इबादत करना होगी, मेडिटेशन करना होगी और अपनी डार्क साइड, अपनी नेगेटिव साइड और अपनी शेडो साइड पर काम करना होगा। यानी अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना होगा, उन्हें ढूंढ कर और अपने आप को लाइट की तरफ लेकर जाना होगा। तब जाकर आपकी ये तमाम तरह की कोर्स कटिंग होगी और आपकी सोल जो है वो शैतान के चुंगल से आज़ाद होगी और आप एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकेंगे, एक ऐसी आज़ाद ज़िंदगी जिसमें शैतान दूर दूर तक भी आपकी ज़िंदगी पर शैतान के असरात नहीं होंगे और आपका ताल्लुक़ यूनिवर्स से और अल्लाह ताला से मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ होगा। सो गाइस उस वक्त तक के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी अपनी वीडियो में। अल्लाह निगहबान।